हाय एवरीवन। आज हम आपके बीच फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लाए हैं। जो क्वेश्चन लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक एस सी वर्मा से, और आज का टॉपिक है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। एक्चुअली ये क्लास 11th का टॉपिक है, और लेकिन क्लास 11th और 12th के बच्चे अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उसके लिए बहुत मैटर रखता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 25 यूनिट एंड अलोंग द वाई एक्सिस इज 60 यूनिट। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, इसमें इसका जो इफेक्ट है एक्स अलोंग में 25 यूनिट है और वाई के अलोंग आपका 60 यूनिट है। तो पूछा कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स इनका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, ये पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइए तो ये आपका होगा अंडर रूट ऑफ 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट, आई थिंक 5 बाहर आ गया, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, पाइथागोरस ट्रिपलेट है 12 और 13 और 5 का, इसलिए 65 हो गया। और इस वेक्टर का एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस ये थीटा हुआ, और आप कह सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 60 अपॉन 25, 12 अपॉन 5, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5। तो हमारा जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 65 है और उसका डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस से एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 12/5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके पास तीन वेक्टर है। पहला वेक्टर 5 यूनिट है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरा 3 यूनिट, तीसरा ये। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करो तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा 5 cos 37, जो कि 5 इंटू 4/5 होगा, इसलिए ये हमारा 4 यूनिट होगा। और सिमिलरली ये आपका क्या होगा, 3 यूनिट होगा। इनका एक्स कंपोनेंट 3 है, वाई कंपोनेंट 0 है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो फाइनली ये 3 चला, ये 4 चला और ये 3 चला, तो ये आपका टोटल 7 यूनिट हुआ, और ये आपका 3 + 2 टोटल 5 यूनिट हुआ। तो जो हमारा पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देंगे, जिसका वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और इसका एंगल आप ये निकाल सकते हो, ये थीटा है, तो जहाँ पे आप बोल सकते हो टेन थीटा इज इक्वल टू 5/7, तो थीटा इज इक्वल टू 5/7 10 इनवर्स। तो आपका जो वेक्टर है उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वहाँ से आ गया और डायरेक्शन यहाँ से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 वेक्टर shown इन द फिगर इतना इज 0। 3 वेक्टर का सम 0 है, मतलब अगर इन तीनों वेक्टर को जोड़े तो इसका सम 0 है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ एंड ओ सी। अब देखिए, अगर 3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, एक वेक्टर इधर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो जस्ट इसके अपोजिट ऐसे होना चाहिए, और जो ओ सी का मैग्नीट्यूड है उतना ही होना चाहिए ये। अगर इस ओ सी को आप रिजॉल्व करो अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, इसका इधर वाला जो कंपोनेंट है वो इसको कैंसिल करेगा और इधर वाला कंपोनेंट इनको कैंसिल करेगा। और अगर ये ओ सी है तो ये हमारा क्या होगा, ओ सी साइन 45, और ये हमारा होगा ओ सी कॉस 45। और आप कह सकते हो ये ओ सी साइन 45 किसके बराबर गया, ओ सी साइन 45 आपका 5 के बराबर होगा। तो ओ सी इज इक्वल ओ सी इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 5। तो ओ सी बिकम्स 5√2। इससे आपका पता चला इसका मैग्नीट्यूड 5√2 है।
और ये आपका OC cos 45 OB के बराबर होगा, जो कि 5√2 इंटू 1/√2 है। ये कट गया और ये क्या आंसर आ गया 5। तो आपका OB का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका 5 होगा। इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहोगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OA, OB एंड OC इन द फिगर इतना आर इक्वल, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB प्लस माइनस OC। तो सबसे पहले OA को आप निकालो x और y के फॉर्म में। तो आपका जो OA होगा, मान लेते हैं सभी का मैग्नीट्यूड आपका r है, लेट से सभी का मैग्नीट्यूड r है। इस OA को आप लिख सकते हो r cos 30 i कैप और r sin 30 j कैप। अगर हम OB की बात करेंगे तो होगा r cos 60 i कैप माइनस r sin 60 j कैप। और जो हमारा OC होगा वो हमारा होगा r cos 45 i कैप माइनस में, और y कंपोनेंट होगा r sin 45 j कैप। अगर इनमें से इन दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे तो आपका OA प्लस OB माइनस OC करते हैं तो हमारा होगा r cos 30 प्लस r cos 60 माइनस माइनस प्लस r cos 45, ये हुआ i कैप, और प्लस r sin 30 माइनस r sin 60 और माइनस आपका r sin 45, ये आपका क्या है j कैप। ये आपका फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA प्लस OB माइनस OC, यही पूछा है ना। तो इस तरह से आप ये निकाल लिए तो हमारा जो न्यू वेक्टर है वो जस्ट आप इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ये हमारा cos 30 है ना, तो r तो कॉमन ले लिए, cos 30 हो गया कितना √3/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/√2, ये हुआ i कैप। अब प्लस r तो कॉमन हो गया 1/2 sin 30 माइनस √3/2 और माइनस 1/√2, ये हुआ हमारा j कैप। इस तरह से आप इसका डायरेक्शन देख सकते हैं, x में क्या है और y में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर OA, OB एंड OC सोन इन द फिगर, रेडियस ऑफ सर्कल r है। अगर ये भी r है ये भी r है, और अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसका जो रिजल्टेंट है उन दोनों के एंगल बाइसेक्टर की ओर होता है। इट मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट इसी की ओर होगा और उसका भी वैल्यू क्या होगा r। और एक पहले से r है तो ये r और r मिलके क्या हो गया 2r। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा 2r होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर OA एंड OB इज परपेंडिकुलर टू OA, देन फाइंड द एंगल AOB। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर टू, ये हमारा 6 है ये 4 है और ये हमारा रिजल्टेंट हो जाए, ऐसा ही ये कहना चाहता है। देखिए ये हमारा OA वेक्टर है जो 4 यूनिट है, और ये हमारा कितना यूनिट है, ये हमारा 6 यूनिट है। इनके बीच का ये एंगल क्या है थीटा, यही पूछा है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए ये होगा जो कि इससे परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल आप अल्फा निकाल लीजिए तो आपका 10 अल्फा नहीं बल्कि सॉरी साइन अल्फा की बात करें, साइन अल्फा की बात करें सॉरी, इस अल्फा के लिए बेस है और ये क्या है हाइपोटेनियस,
तो अगर आप कॉस अल्फा की बात करें तो वो हमारा 4/6 हो गया, जो कि 2/3 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स 2/3। और ये थीटा जो है वो पाई माइनस अल्फा होगा, जिसको आप बोल सकते हो पाई माइनस कॉस इनवर्स 2/3। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। आपके पास एक वेक्टर है ए, जो कि 5i कैप है प्लस जे कैप है माइनस 2k कैप है। एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, ए पे कैप, और इसको निकालने के लिए उसके मैग्नीट्यूड से आप अगर डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा। तो 5i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, जो कि 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वो काम तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि a प्लस, अगर इसको आप लोग पहले मैथमेटिकली बनाइए, दो वेक्टर का सम उसके डिफरेंस के बराबर है उसका मैग्नीट्यूड, तो वो दोनों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा। अगर इसको ऐसे करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और RHS से करें तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इस रूट को इस रूट से हटाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड से हटाइए, ये हुआ 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। इट मीन्स 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और अगर ए और बी नॉन जीरो है तो कॉस थीटा जीरो तभी होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या देता है, इट इज द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो मान लेते हैं अगर आपका ये वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है, तो इनसे जो पैरेललोग्राम फॉर्म कीजिएगा तो आपका ये एक वेक्टर, एक डायगोनल आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b होगा, और दूसरा डायगोनल जो होगा वो वेक्टर a माइनस वेक्टर b होगा। और आपको बोला गया क्या, ये दोनों डायगोनल्स का मैग्नीट्यूड सेम है। आप बताइए, एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम तो होना चाहिए क्योंकि ये डायगोनल पैरेललोग्राम फॉर्म करता है, और उसके बाद साथ साथ इसके डायगोनल के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो अगर किसी डायगोनल के पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं इट मीन्स वह रेक्टेंगल होता है। वो क्या होता है, रेक्टेंगल। इट मीन्स ये वेक्टर ए और वेक्टर बी से आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। किसके बीच में, उन दो वेक्टर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर वेक्टर ए दिया हुआ है वेक्टर बी दिया हुआ है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आपको जब भी, मतलब मोस्ट ऑफ द चांसेस में अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने को लिए कहा जाए तो हमेशा एंगल निकालने के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ भी आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे। वेक्टर ए डॉट बी जो होता है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। तो एंगल क्या होगा, cos theta is nothing but vector a dot b upon mod of a into mod of b। ऐसे आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में पता होगा कि अगर आपका एक वेक्टर a है जो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है, और वेक्टर b जो है वो आपका बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप हो, तो वेक्टर a डॉट बी में आपको पता होना चाहिए आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सिर्फ आई डॉट आई वन होगा, जे डॉट जे वन होगा और के डॉट के वन होगा। बट आई जे और के से डॉट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, बिकॉज कॉस 90 इज क्या होता है, जीरो। तो ए डॉट बी इज नथिंग बट ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सिमिलरली इन दिस केस आप कह सकते हो, तो अगर इसको आप मॉड ए और मॉड बी से डिवाइड कर दें तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, जो कि होगा
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इंटू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. So in this case, cos theta is equal to 2 into 4, 8, 3 into 3, 9, or 4 into 2, 8 upon under root of 2 square plus 3 square plus 4 square. Similarly, 4 square plus 3 square plus 2 square, or 4 square is 16 plus 4 20 plus 9 29. It means 8 8 16 25 by रूट 9 रूट 29 रूट 29 29 होगा. ये हमारा cos थीटा का वैल्यू है. तो थीटा इज नथिंग बट cos इनवर्स 25 by 29. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. कह रहा है वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, तो वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी निकालिए. तो आपको पता होना चाहिए वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है, अगर ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के बी एक्स आई बी वाई जे बी जेड के सी एक्स आई सी वाई जे और सी जेड के हो, तो आप इसको निकालोगे कैसे? ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड. ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है. ये आया कैसे है? तो वेक्टर ए डॉट क्या लिखा है? बी क्रॉस सी. अब ए क्या है? ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप. इसको डॉट करते हैं आई जे के बी एक्स बी वाई बी जेड सी एक्स सी वाई और सी जेड. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली यही आएगा. और डिटर्मिनेंट तो आपको निकालने के लिए आता है. जैसे इसमें वैल्यूज रखे हैं, इसका एक्स कंपोनेंट क्या है? 2, ए का -3 और 7, और वो है 1 0 और ये 2 0 1 एंड -1. जस्ट सॉल्व इट, जैसे कि आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने का तरीका आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हो. एक जस्ट वैल्यू है. लेट से आप फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग करेंगे. तो पहले हुआ 2. जब ये 2 लिखे तो ये नहीं आएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. तो -1 इंटू 0 0 -2 तो -2. उसके बाद प्लस के बाद कौन सा साइन आता है? माइनस साइन. माइनस फिर आपका -3 है, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया. -1 -0 और फिर कौन सा कंपोनेंट आएगा? या जेड कंपोनेंट, जो कि 7 है, ये गायब हो गया, ये गायब होगा. 1 माइनस क्या आ गया? 0. जस्ट सॉल्व इट. -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हुआ फाइनली -3 और +7 विच इज नथिंग बट 0. तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया? 0. और आपको ज्योमेट्रिकली पता होना चाहिए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड which parallelepiped form by the vector A, vector B and vector C. तो अगर ये 0 आ गया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर. ये कोप्लेनर वेक्टर है. और जब 3 वेक्टर एक प्लेन में है, इसको एक तो प्रूव करने का तरीका है, उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. दूसरा तरीका है किसी भी 2 वेक्टर के हेल्प से उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से आप तीसरा वेक्टर जनरेट कर सकते हो. अगर ऐसा कर लेते हो, इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या है? कोप्लेनर. और यहाँ पे 0 आ गया, इट मीन्स उसका वॉल्यूम 0 आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि वो तीनों वॉल्यूम बना ही नहीं रहा है. और वो बना क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वो एक प्लेन में है. इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिली. आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर इज गिवन बाय दिस. ये तो होता ही है. वेयर आर रेडियस ऑफ द स्फेयर है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, अगर आर चेंज करेगा तो वॉल्यूम कैसे चेंज करेगा? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसका मतलब है उसको डिफ्रेंशिएट करो. किसके रिस्पेक्ट में? आर के रिस्पेक्ट में. रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर का मतलब ये हुआ dv बाय
dr, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये 4/3 पाई आर क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3r स्क्वायर, ये 3 से कैंसिल हुआ 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है find the change in volume, find the change in volume of the sphere as radius, find the change in volume of the sphere as the radius is increased from 20 centimeter to 20.1 centimeter. Assume that rate of change does not appreciably change between इतना to इतना। तो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, मतलब dv इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा dr, जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई आर के जगह क्या रखोगे 20 का स्क्वायर सेंटीमीटर, और dr कितना है आपका 0.1 सेंटीमीटर, जस्ट पुट कीजिए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ऑफकोर्स ये किस फॉर्म में है प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो आप क्या करोगे dy बाई डी एक्स, आप एक्स स्क्वायर को रहने दो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, फिर साइन एक्स को रहने दो एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करो, तो ये आपका हुआ एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, ये आपका साइन एक्स एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये आपका u बाई वी फॉर्म है, आप लगा दीजिए। आप इसको चाहो तो डिवीजन फॉर्म में भी कर सकते हो, चाहो तो प्रोडक्ट फॉर्म में भी कर सकते हो। पहले तो डिवीजन फॉर्म में क्या लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब x रहेगा और क्या होता है साइन एक्स डिफ्रेंशिएट होगा, दूसरा है आपका प्रोडक्ट फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कीजिए इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू एक्स पर पावर -1, और अगर ऐसे करते हैं तो पहले देखो कैसे करेंगे, तो साइन एक्स रहने दिए और एक्स पर पावर -1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा -1 इंटू एक्स पर पावर -1। अब क्या करेंगे एक्स पर पावर -1 रहने देंगे और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा कॉस एक्स, जिसको फाइनली रिजॉल्व करोगे तो क्या आएगा ये आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में और प्लस है कॉस एक्स अपॉन एक्स, सिंप्लीफाई किए तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये हुआ एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, और यही काम वहाँ भी कर सकते हो। क्या तरीका एक्स स्क्वायर अब x को रहने दिए साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या आ गया कॉस x, फिर क्या आ गया माइनस साइन, इस बार आप साइन x को रहने दोगे और x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या वैल्यू होगा 1, बात तो बराबर हो गया। इसमें क्या है डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो, फिर डिनोमिनेटर को रहने दो, न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करो, फिर माइनस साइन, फिर आप वहाँ पे न्यूमरेटर को रहने दो और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y is equal to x plus 1 upon x for x greater than 0, x plus 1 upon x। अगर आप इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हो ऐसे फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो x 0 से बड़ा है, अगर x इन्फिनिटी है तो y की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी ऑलमोस्ट 0 के आसपास, 0 प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होगा ना। तो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट हो जाएगी, ये तो देखने से पता चल रहा है। अब रही बात मिनिमम वैल्यू की,
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? x का वैल्यू 1 पुट कर दो। देखो 1 प्लस 1/1 वैल्यू क्या हो गया 2। अगर आप एक से बड़ा वैल्यू रखते हो, एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या होगा छोटा, और ओवरऑल वैल्यू क्या होगा? ओवरऑल वैल्यू 2 से बड़ा ही होगा। ऐसे आप लोग को पता होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपके पास दोनों अप्रोच दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको dy बाई डी एक्स करोगे, x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 1 अपन क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू आ गया +-1, लेकिन आपका x पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपका ये जीरो कितने जगह पे आया, या तो 1 पे या तो -1 पे। अब डबल डिफ्रेंसिएशन करो, वो होगा माइनस का प्लस, हाँ, +2/x। जस्ट आप इसमें 1 पुट करो और इसकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। अब ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू 2 है, जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। इट मीन्स वहाँ पे क्या आएगा मिनिमम। ओके, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा जब x इसमें पुट करो, y इज इक्वल टू 1 प्लस 1/1, इसका वैल्यू क्या आ गया 2। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 2। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 2। यही ग्राफ होता है। तो ग्राफिकली भी आप देख रहे हो, और ये चीज़ को याद रखना, x+1/x की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 2। ये 2 से बड़ा ही हो सकता है फॉर x ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिगर so that the curve y is equal to x square. Okay, find the area of the shaded region between x is equal to 0 to x equal to 6. y is equal to x square. एरिया निकालना है तो क्या करोगे, जस्ट इसको इंटीग्रेट कर दोगे। कैसे? तो इसका जो ये छोटे से रीजन का एरिया वो क्या होगा x इंटू वाई। ये कोऑर्डिनेट तो इसका y होगा और ये क्या होगा x। इसका इंटीग्रल क्या होगा, एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स। को इंटीग्रेट कर दो, और y को आप x के फॉर्म में लिख सकते हो, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 6, और ये हुआ x³ 0 से लेके 6 तक, 6 का³ माइनस 0 का³ और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ये हुआ आपका 70। क्वेश्चन नंबर 15, evaluate a sin omega t where a and omega are constant. a sin ओमेगा टी डी टी 0 से t एक कांस्टेंट है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया होगा, जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है। ये इंटीग्रेशन है साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी 0 से t। अब आप इस a को रहने दो, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस ओमेगा टी। लेकिन ये कब होगा, जो भी यहाँ है वही यहाँ रहना चाहिए, बट यहाँ तो बाहर में डी टी है। अगर डी ओमेगा टी चाहिए तो ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ऊपर वाला तो ये हो जाएगा और नीचे ओमेगा क्या होगा बच जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा a बाई ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 से t, पहले t रखो फिर 0 रखो, इसका वैल्यू होगा a बाई ओमेगा, टी रखने पे इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, फिर माइनस साइन, और माइनस ऑफ कॉस क्या होगा 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1। इसका वैल्यू हुआ a बाई ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 16, द वेलोसिटी v
and displacement x of a particle exerting simple harmonic motion in the relation v dv by dx is equal to minus of omega square x. At x is equal to 0, v is equal to v naught. Find the velocity v when displacement is x. तो ये v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा dx. इसको आप इंटीग्रेट कीजिए, क्या आ गया v स्क्वायर बाय 2. और ये क्या हो गया माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. अब कह रहा है x इज इक्वल टू 0 है तो v क्या है v नॉट है. वेलोसिटी निकालना है. फाइंड द वेलोसिटी v व्हेन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया x. जस्ट आप रख दीजिए तो आपको हो गया v स्क्वायर बाई 2 माइनस v नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2. तो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई. इस तरह से आप इस 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं और 0 स्क्वायर बाई 2 तो 0 हो गया, तो इसलिए आपका v इज इक्वल टू आया प्लस माइनस v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. कह रहा है क्या द चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट इन टाइम t interval between t to t plus t delta t is given by this. क्या है द चार्ज फ्लो थ्रू ए सर्किट इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t से t प्लस डेल्टा t इज गिवन बाय dq is equal to e raised to the power minus t upon tau into dt, where tau is a constant. Find the total charge flow through the circuit between t is equal to 0 to t is equal to tau. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पढ़ना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में. तो आपको t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t में कितने चार्ज फ्लो करेंगे, जस्ट इसको इंटीग्रेट कीजिए. तो dq का इंटीग्रेशन कीजिए इधर e रेज टू द पावर माइनस t अपॉन टाउ इंटू dt को इंटीग्रेट कीजिए. ये आपका चार्ज q आएगा और ये होगा e रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ और -1 बाई टाउ फ्रॉम 0 टू टाउ. और ये 0 से कितना चार्ज फ्लो हुआ q. तो q इज इक्वल टू आ गया e रेज टू द पावर माइनस टाउ अपॉन टाउ और ये ऊपर चला गया, ये हुआ टाउ माइनस में और -1 हुआ, जिसको आप बोल सकते हो q इज इक्वल टू ये माइनस अंदर चला गया तो आ गया टाउ इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1. इतने अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो. फिर से देख लेते हैं एक बार. अब हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर आपको फाइनली. तो आपने देखा था पहला क्वेश्चन में ए वेक्टर हैज कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस दिया हुआ है, वाई एक्सिस दिया गया है. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. आपने निकाल लिया इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है. कैसे निकाले, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, मैग्नीट्यूड आ गया. ये एंगल एक्स एक्सिस से मान लिए थीटा और आपने देखा कि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है तो आपने टेन थीटा निकाल लिया. क्योंकि जब भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो उसके लिए उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने चाहिए. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर शोन इन द फिगर. आपके पास 3 वेक्टर है उसका सम करो. तो क्या करो, तीनों वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट आपने देख लिया, जस्ट उसको रिजॉल्व कर दिया और सम ऑफ एक्स कंपोनेंट और सम ऑफ वाई कंपोनेंट कर दिए, ये नेट सम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ 3 वेक्टर
shown in the figure इतना is 0। अगर तीन वेक्टर का सम 0 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OB एंड OC। तो आप OB और OC के मैग्नीट्यूड को बात करते हैं, तो आप दो वेक्टर के सम मतलब का उनका इनका रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट जस्ट इसके पीछे होगा। आप ऐसे करके भी बना सकते हो, और ये दोनों अगर ये 5 हैं, ये भी 5 हो जाए, तब तो ये बीचों बीच होंगे, क्योंकि ये 45 बना तो ये भी 45 बना चाहिए। तो ये दोनों 40, इन दोनों का रिजल्टेंट 45 पे कब होगा? जब ये 5 है तो ये भी क्या होना चाहिए? 5। डायरेक्टली इसको आप बता सकते हो ये 5 हो गया, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 5√2। इनको भी क्या होना पड़ेगा? 5√2। आप ऐसे भी बता सकते हो, और एक रिजॉल्व करके बता सकते हो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन था क्या, OA OB OC आपको दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ OA OB माइनस OC। तो आप क्या कर सकते हो, OA वेक्टर को रिजल्व कर दिए एक्स और वाई डायरेक्शन में, OB को कर दिए और OC को कर दिए, और जस्ट आपको कह रहा है OA प्लस OB माइनस OC कर दिए, एक्स कंपोनेंट को उस रूप में ऐड कर दिए, वाई को कर दिए। आपका ये आ गया ऐड करने के बाद। अब आपको क्या करना है, पूछा कि इसका डायरेक्शन, ये जब वेक्टर फॉर्म में ही है तो डायरेक्शन तो दिख रहा है। अगर आपको डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस चाहिए या वैसे तो उसका एंगल की बात करेंगे, ऐसे डायरेक्शन ये तो वेक्टर ही फॉर्म में दे दिए। अगर क्या पूछा है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OB OC। अब देखिए OA OB OC ये तीनों रेडियस मतलब उसका लेंथ इक्वल है, और आपका OA और OC के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट तो उसके एंगल बाइसेक्टर की ओर होगा, तो OB की ओर होगा। तो OB OA और OC OB बन जाता है, और एक OB ऑलरेडी है तो OB OB 2 OB हो जाएगा, इसलिए इनका रिजल्टेंट उधर हो गया। अब आपको देखिए दो वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट किसी एक वेक्टर के परपेंडिकुलर, जैसे OB और OA का जो रिजल्टेंट है वो OA के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा इन तीनों से, इसका रिजल्टेंट परपेंडिकुलर बनेगा। तो आपको बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है, तो आप उसके बीच का एंगल निकाल लीजिएगा। और जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल बोले तो उसके टेल या टेल को मिलाइए, हेड और हेड को मिलाइए। तो इसका जो टेल और टेल मिलेगा वो यहाँ पे मिल रहा था, ये एंगल होगा आपका एंगल बिटवीन OA एंड OB। तो पहले आप ये एंगल निकालिए और पाई से उसको घटा दीजिए। 7 में आपको जस्ट मैग्नीट्यूड पूछ रहा था यूनिट वेक्टर का, तो जस्ट उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सॉरी, आपको यूनिट वेक्टर पूछ रहा था, तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो वह यूनिट वेक्टर बन जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैंने दो तरीके से बताया, एक तो जस्ट फार्मूला लगा दिए A प्लस बी का और A माइनस बी का मैग्नीट्यूड का, और देखे कि ये 0 आ रहा है, तो ऐसा तभी होगा जब cos थीटा इक्वल टू 0 हो, जब A और B नॉन जीरो हो। तो ऐसा एक्चुअली दिया तो नहीं, लेकिन इससे तो ये भी लग रहा है, लेकिन है। दूसरा तरीका ये है क्या, A और B के सम और डिफरेंस उनके द्वारा बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है, और कह रहा है कि ये जो डायगोनल है वो दोनों इक्वल है। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे, यह तभी होंगे जब वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल हो गया सो A और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। अगर A ये है, B ये है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तो जस्ट आप A और B जब भी एंगल निकालना होता है तो उनका क्या ले लेते हो आप? डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो। आपके पास 3 वेक्टर है और उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड होता है, और आपने देखा इसका वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड जो आया वह 0 आया। इसका मतलब हुआ यह तीनों एक प्लेन में वेक्टर है। एक और तरीका है प्लेनर प्रूव करने का, कि जब दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप अगर तीसरा वेक्टर डेवलप कर पा रहे हो, इसका मतलब वो तीनों एक प्लेन में है। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका वॉल्यूम किस का रिलेशन दे रखा था रेडियस से, मतलब ये स्फीयर का एक फॉर्मूला है, और पूछा कि कैसे मेरा वॉल्यूम चेंज करेगा रेडियस के चेंज करने से। फिर आपको एक दिया कि आपका रेडियस ऐसे चेंज किया तो आपका कितना वॉल्यूम चेंज किया, आप वो दूसरा पार्ट इसका था आपने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपको कुछ
फंक्शन दिए और उसका डिफ्रेंसिएशन करने को कहा गया, जस्ट आप फार्मूला को यूज कीजिएगा। ये आपको बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। अगर एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक x है और एक उसका रेसिप्रोकल है, तो इनका जो सम है वो जो है वो उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है। या आप ऐसे भी देख सकते हो, जस्ट एनालिटिकली आप देख सकते हो। दूसरा, आपने जस्ट डिफ्रेंसिएशन करके देखा, आपको मैंने ग्राफ बताया कि देखिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का ग्राफ कैसा होगा एक्स ग्रेटर देन जीरो में, आपने वो भी देखा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका एरिया निकालिए ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू सिक्स। आपने देखा, जस्ट इसका ये छोटे छोटे रेक्टेंगल फॉर्म किए और रेक्टेंगल का ये हाइट है और ये हमारा क्या है dx, आपका बेस और हाइट ऐसे छोटे छोटे जस्ट इंटीग्रेशन में आप करते ही हो। नेक्स्ट है क्या कि इवेल्युएट करो ए साइन ओमेगा टी, जहाँ ए और ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप जस्ट साइन का इंटीग्रेशन जानते हो, कर लीजिए। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लेकिन साइन के अंदर जो भी एंगल है वही डी के अंदर होना चाहिए, उसके लिए आपको ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा। फिर आपको कह रहा है क्या भी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है, तो आप भी को एक्स के ओमेगा एक्स के फंक्शन में ले आइए, इसके लिए आप इंटीग्रेट किए और क्या। और ये डी क्यू इज इक्वल टू ई रेज पावर माइनस टी अपॉन टाउ है, ये आपको मैं कैपेसिटर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में पढ़ाऊंगा, ऐसे क्लास 12th में ये फंक्शन आएंगे ही। जस्ट इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एनीथिंग रहता है, ई रेज पावर एक्स है तो उसका इंटीग्रेशन ई रेज पावर एक्स ही होता है, ई रेज पावर सम कांस्टेंट के इंटू एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई रेज पावर के एक्स अपॉन के, जो भी एक्स का कोफिशिएंट है उससे वो डिवाइड हो जाएगा। जस्ट आपने लिमिट रख दिया और इस तरह से ही आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में मैं इनके अनसॉल्व एग्जाम्पल को लेके आता हूँ। ये जस्ट मेरा एस सी वर्मा आपके साथ डिस्कस करने का तरीका होता है कि कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैं थोड़ा फास्ट था, अगर फास्ट हूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको स्लो करने की कोशिश करूँगा और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूँगा कॉन्सेप्ट को। थैंक यू।